हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप भी कोरोना के कारण ट्यूशन पढ़ने में असमर्थ हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे उपलब्ध कराता हूं ट्यूशन वाला पूर्ण वर्क। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण की हानियाँ: इससे उत्पन्न बीजों की संख्या कम होती है तथा नई किस्म का निर्माण नहीं होता। परपरागण: जब एक पुष्प के परागकण एक लिंगी जनन द्वारा उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। परपरागण का एग्जाम्पल है पपीता तथा मक्का। परपरागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा तथा जंतुओं द्वारा होता है। परपरागण की कई विधियां हैं। नंबर 1, कीटों द्वारा परागण। कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्ति होती है, जैसे पुष्प का रंग, सुगंध, मकरंद आदि। वायु द्वारा परागण: अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है। इन पुष्पों में सुगंध, मकरंद, गंध का अभाव होता है और इसके वर्तिकाग्र खुरखुरे तथा चिपचिपे होते हैं। इन पौधों में परागकण अत्यधिक मात्रा में बनते हैं, क्योंकि वायु के माध्यम से इनमें परागकण की बहुत हानि होती है। जंतु परागण: कुछ पादपों में परागण घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है। एग्जाम्पल है कदम्ब और बिग्नेरिया। परपरागण के लाभ: परपरागण से नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। पादपों में परपरागण के फलस्वरूप बने बीजों की संख्या में अधिक स्वस्थ होते हैं। परपरागण से हानियाँ: परागकण अधिक संख्या में बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। पादपों को परागकण, गंध, मकरंद बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। परपरागण के लिए पादपों को कीट, वायु, जल तथा पक्षियों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। मोस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अब तक कई बार पूछा गया है। आप इस सारे वर्क को अपनी नोटबुक पे नोट कर लें और हमारी वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ट्यूशन वाला पूर्ण वर्क उपलब्ध होता रहे। निषेचन प्रक्रिया किसे कहते हैं? द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन क्या है? निषेचन के दौरान पराग नलिका का बीज कोश में प्रवेश होता है तथा यहाँ पराग नलिका दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। इसमें से एक नर युग्मक मादा कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयुग्मित होकर त्रिगुणित भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। परागण और निषेचन में अंतर बताइए। परागण के लिए बाह्य माध्यम जैसे वायु, जल, कीट, जंतु आदि की आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परागण एक बाह्य एवं भौतिक क्रिया है। निषेचन एक आंतरिक एवं जैविक क्रिया है। परागण के लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती तथा यह जनन का प्रथम चरण होता है और निषेचन में आवश्यकता होती है। अभ्रूणकोषीय बीज: इन बीज कोष में भ्रूणकोष अनुपस्थित होता है, क्योंकि यह वृद्धि करते हुए बीजाणु द्वारा पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है। उदाहरण चना, मटर, दाल, सेम आदि। भ्रूणकोषीय बीज: इन बीजों में भोजन भ्रूणकोष में संयुक्त रहता है तथा बीजपत्र उपस्थित होते हैं। उदाहरण मक्का, गेहूँ, अरंडी, और ये पतले होते हैं। अंकुरण: बीज के अंदर स्थित भ्रूण के प्रसुप्त अवस्था में सक्रिय अवस्था आने तथा नए पादप की जन्म देने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। बीज का अंकुरण जल, उचित ताप, वायु जैसी अनुकूल परिस्थिति के मिलने पर होता है। भ्रूण तथा बीज में अंतर बताइए। निषेचन के बाद बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, जबकि निषेचन के बाद बीजांड से बने बीज से बीज का विकास होता है। भ्रूण वास्तव में बीज का अंश है तथा इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। बीज भ्रूण का अंश नहीं है और यह एक स्वतंत्र रचना है जो कि फल के अंदर रहता है। भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है। बीज के अंकुरण से नए पादप का निर्माण होता है। आप इस वीडियो को अपनी नोटबुक पे नोट कर लें और बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करें। और जिन जंतुओं के शरीर में दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केंचुआ, जोक आदि। जिन जंतुओं में नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में बनते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे मानव। नर युग्मक तथा मादा युग्मक: नर युग्मक आकार में छोटा तथा गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा और अचल होता है। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। इन युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन द्वारा होता है। मानव में लैंगिक जनन:
किशोरावस्था में प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता। किशोरावस्था में शरीर में सामान्य वृद्धि की दर धीमी होनी शुरू हो जाती है तथा जनन ऊतक परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी प्राणी के जनन करने के योग्य हो जाने को यौवनारंभ कहते हैं। इसकी आयु पुरुषों में 15 से 18 वर्ष तक तथा स्त्रियों में 11 से 14 वर्ष होती है तथा इस अवस्था में स्त्री पुरुषों के लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जो कि गौण लैंगिक लक्षणों के कारण होते हैं। पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण मनुष्य के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ उगाती है, स्वर भारी हो जाता है। स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्त्रियों का स्वर मधुर और तीव्र हो जाता है तथा स्त्रियों में मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। लिंग अनुपात किसी भी समष्टि में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को लिंग अनुपात कहते हैं। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महिला एवं पुरुषों के अनुपात को समान बनाए रखना आवश्यक होता है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंग अनुपात तेजी से घट रहा है। इसका प्रमुख कारण गर्भ में शिशु का परीक्षण है। इसके निवारण के लिए शिशु की जन्म से लिंग जांच करना प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम मोस्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किसी भी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थ, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उस जनसंख्या के लिए अपर्याप्त हो जाएं, तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट से बचने के लिए परिवार को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे शिक्षा की समस्या। अधिक आबादी होने के कारण शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती है। खाद्य आपूर्ति की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध होती है और बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। चिकित्सा सेवा की समस्या। परिवार में अधिक बच्चे होने पर माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल न होने से वे बीमार हो जाते हैं और चिकित्सा सेवा में समस्या उत्पन्न हो जाती है। निर्धनता। जनसंख्या बढ़ने से और रोजगार की समस्या आने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, जिससे निर्धनता बढ़ जाती है। परिवार नियोजन क्या है, इसकी अस्थायी तथा स्थायी विधियों के बारे में वर्णन कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। परिवार के कल्याण हेतु बच्चों की संख्या नियंत्रित करने के लिए परिवार को नियोजित करना आवश्यक होता है और इस प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। इसकी 2 विधियां हैं, अस्थायी विधि और स्थायी विधि। अस्थायी विधि में लोप अथवा कापट्टी, स्त्रियों में लोप अथवा कापट्टी लगाकर गर्भधारण से बचा जा सकता है। डायफ्राम, यह गर्भाशय पर जाकर चिपक जाता है और गर्भधारण होने में अवरोध उत्पन्न करता है। धैर्य, सुरक्षित काल में धैर्य रखकर गर्भधारण से बचा जा सकता है और गर्भ निरोधक गोलियां। उसके बाद स्थायी विधियां। महिला का ऑपरेशन। यह विधि स्थायी तथा पूर्ण विधि है। इस विधि में अंडाणु वाहिका नली को बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु आगे नहीं बढ़ पाते हैं तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। यह ऑपरेशन संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जा सकता है। पुरुष का ऑपरेशन। महिलाओं की नसबंदी की तरह पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से भी गर्भधारण को स्थायी रूप से रोका जा सकता है। इस ऑपरेशन में पुरुष की शुक्रवाहिनी काटकर बांध दी जाती है और यह ऑपरेशन अत्यंत सरल है और कभी भी इस ऑपरेशन को कराया जा सकता है तथा पुरुष की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाक पर टिप्पणी लिखिए। सुजाक नामक बीमारी विसेनेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा फैलती है और इस रोग के लक्षण शरीर से बाहर नहीं आ पाते। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होती है और स्थिति खराब होने पर सूजन आने लगती है और समय पर उपचार न हुआ तो यह रोग प्रोस्टेट ग्रंथि तथा अधिवृषण तक फैल जाता है और इस स्थिति में उपचार अधिक कठिन हो जाता है। एड्स पर टिप्पणी लिखिए। एड्स का अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। यह रोग जन्मजात नहीं होता। यह रोग HIV के कारण होता है और यह वायरस शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम और इसके लक्षण बार बार रोगों से ग्रसित हो जाना, रोगों के उपचार के बाद भी ठीक न होना, श्वास लेने में तकलीफ होना और बार बार बुखार आना, धीरे धीरे शरीर का वजन कम हो जाना इस रोग के लक्षण हैं। HIV वायरस का संचरण। HIV वायरस का संचरण निम्नलिखित कारणों से होता है। HIV संक्रमित व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति में अगर चढ़ा दिया जाए तो उसको HIV वायरस का संक्रमण हो जाता है। HIV वायरस संक्रमित माता से होने वाले बच्चे में HIV का संचरण हो जाता है। रोकथाम एवं उपचार। निर्जमीकृत सुई तथा सिरिंज के द्वारा इस रोग को रोका जा सकता है। रक्तदान में HIV का परीक्षण करके इस रोग से बचा जा सकता है।
जनन अंगों पर मच्छरों पर टिप्पणी लिखिए। यह रोग HPV वायरस के संक्रमण से होता है। इस रोग में स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवा पर मस्से निकल आते हैं जो कैंसर में बदल सकते हैं। इसके उपचार के लिए लेजर सर्जरी तथा एल्फा इंटरफेरॉन दवा का उपयोग किया जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न इस लेसन के जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं लैंगिक जनन द्वारा। लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? अर्धसूत्री विभाजन। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। लघु बीजाणु पैदा होते हैं पराग कोश में। पराग कोश में क्या होते हैं? तो आंसर है पराग कण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका आंसर है परागण। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। पराग नलिका का निर्माण कहाँ होता है? परागण से पराग कण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। आंसर है 2। पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पादपों में। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है आवृत बीजी पादप का। पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है भ्रूणकोश में। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के बाद बनने वाले ऊतक का क्या नाम है? भ्रूणकोश। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। नर तथा मादा युग्मक होते हैं अगुणित। इस लेसन का फर्स्ट वीडियो हम लोड कर चुके हैं।